स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 31 का जो चैप्टर उसको स्टार्ट कर रखा है, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। 31 वाला जो चैप्टर है, जहाँ पे जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट कर रखा है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर में फर्स्ट तो अपना क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टॉपिक है। और जो सेकंड है वो अपन ने क्या ले रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड। क्योंकि स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन तो हम कर चुके। स्पर्मेटिड कैसे थे, स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं स्पर्मेटिड, हैपेलॉइड फॉर्म होती है स्पर्मेटिक। तो स्फेरिकल हैपेलॉइड स्पर्मेटिड से हैपेलॉइड मूवेबल स्पर्म का फॉर्मेशन करना क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड। डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड में हम लोग न्यूक्लियस में डिफरेंशिएशन कर चुके, इसको ओवेल से बना चुके हैं। साथ ही साथ में न्यूक्लियस पे जो कैप लाइक फॉर्म प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस पे जो कैप लाइक फॉर्म प्रेजेंट हो रही है, एक्रोसोम बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन भी हम कर चुके हैं। आज जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो होगा फॉर्मेशन ऑफ टेल और फॉर्मेशन ऑफ नेक रीजन। चलिए देखिए, जैसे मैं यहाँ पे स्पर्म की अगर डायग्राम बनाऊं तो स्पर्म कैसा होता है, ओवेल से होता है, ठीक है। जो स्पर्म है इसका हेड पार्ट जो होगा उसमें एक कैप लाइक फॉर्म होती है, उस कैप लाइक फॉर्म को क्या बोला जाता है, एक्रोसोम बोलते हैं। साथ ही साथ में बीच में इसमें नेक रीजन प्रेजेंट होता है, ऐसे स्पेरिकल फॉर्म में नेक रीजन है और नेक रीजन से नीचे की तरफ एक टेल प्रेजेंट है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं इसी स्ट्रक्चर को। तो यहाँ तक की स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ टेल। क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ टेल, ठीक है। चलिए, अब आप चाहे तो पहले फॉर्मेशन ऑफ नेक रीजन देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाहे मिडल पीस का फॉर्मेशन कर लेते हैं अपन, तो चलिए अपन पहले मिडल पीस का कर लेते हैं, क्योंकि ये हेड रीजन हो गया इसका। ये क्या है, ये मिडल पार्ट है, ठीक है। और ये क्या होता है, टेल होता है। चलिए पहले अब मैं मिडल का ही आपको बता दूं ताकि आपके भी कंफ्यूज नहीं रहे बीच में से इसे टूट कैसे गया भी, है ना। जैसे न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस में देखिए क्या क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते। तो देखिए मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ही हेड रीजन का फॉर्मेशन होता है, यानी एक्रोसोम का जैसे ही फॉर्मेशन होता है, एक्रोसोम के फॉर्मेशन होते ही एक्स्ट्रा का जो साइटोप्लाज्म है या एक्स्ट्रा के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। फिर जो रिमेनिंग जो साइटोप्लाज्म बचता है वो केवल एक्रोसोम और न्यूक्लियस पे एक थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्म में, ओनली एक क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। after the formations of the nucleus and the acrosomes, the cytoplasm move towards the opposite direction. साइटोप्लाज्म कहाँ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ है, तो ये कहाँ मूव करेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ आ जाएगा। तो आफ्टर द फॉर्मेशंस of the nucleus and acrosome, the cytoplasm move opposite directions. Then acrosomes and nucleus have only plasma lemma, only a thin membrane of plasma। क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो रीजन, इसमें साइटोप्लाज्म तो कहाँ आ गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो ओनली यहाँ क्या बचेगा, प्लाज्मा लेमा। क्या है, ओनली प्लाज्मा लेमा होती है। अब आगे क्या, देखिए जो साइटोप्लाज्म है, अब यह जो साइटोप्लाज्म के साथ साथ जो ऑर्गेनल्स थे
वो भी कहाँ गए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गए। उन ऑर्गेनल्स में से एक ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। को साइटोप्लाज्म का कौन सा ऑर्गेनल्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला ऑर्गेनल्स होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाले ऑर्गेनल्स में कुछ डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म ए फ्लैट फॉर्म। फ्लैट mitochondria are arranged to form a ribbon like form। टू फॉर्म ए रिबन लाइक फॉर्म में जितने भी साइटोप्लाज्म में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया थे वो अपोजिट डायरेक्शन में आने के बाद में कंबाइंड होके एक रिबन की जैसी स्ट्रक्चर बना लेते, और ये रिबन लाइक जो फॉर्म होती है वो एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ क्या कर लेती है, कवरिंग। जैसे देखिए मैं आपको ये बताऊं, ऐसे ये एक्सियल फिलामेंट है। एक्सियल फिलामेंट सेंट्रोसोम में होते हैं। कहाँ होते हैं, ये एक्सियल फिलामेंट है। और ये जो एक्सियल फिलामेंट है ये आपने सेंट्रोसोम्स की स्ट्रक्चर देखी होगी कि ये सिर्फ 9 पेरिफ्री पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऐसे 9 कहाँ होते हैं, पेरिफ्री पे प्रेजेंट होते हैं। 9 स्ट्रक्चर जो होती है पेरिफ्री पे पाई जाती है। अब इसके चारों तरफ, ये एक्सियल फिलामेंट हो गया, इसके चारों तरफ कौन अरेंज हो जाएंगे, स्फेरिकल फॉर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर कंबाइंड टू फॉर्म द रिबन लाइक फॉर्म arranged towards the axial filament। Arranged towards the axial filament, this form is known as the Nebenkaran। Nebenkaran, Nebenkaran, ये फॉर्म क्या है, Nebenkaran। This form is known as the Nebenkaran। क्लियर, इतनी बात चली। अब एक बार तो दिस formation is the middle formations and the neck region। तो neck region में आपको इतना ध्यान में रखना है कि neck region में कौन सा ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होता है, तो neck region में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए हेड रीजन के क्रोमोसोम्स में क्या थी, गोल्जी अपरेटस थी, गोल्जी बॉडी थी। जो नेक रीजन होता है, इस नेक रीजन में कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद में क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया को चारों तरफ से क्या कर लेगा, कवरिंग। जैसे ऐसे स्फेरिकल फॉर्म बनेगी, और ये जो स्फेरिकल फॉर्म है ये लीजिए, और माइटोकॉन्ड्रिया की एक थिन लेयर हो जाती है। अब रिमेनिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसको स्पर्मेटिड से रिमूव कर दिया जाएगा। स्पर्मेटिड से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये रीजन कौन सा हो गया, नेक रीजन हो गया। चलिए अब जो देखिए इसको नीरनबर्ग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो अरेंजमेंट है, साथ ही साथ में ये जो अरेंजमेंट है यार, अब जो साइटोप्लाज्म है वो जो रिमेनिंग जो साइटोप्लाज्म होगा वो बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जो अब और जो पार्ट बचे, जो स्पर्म में जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्पर्म के जो फॉर्मेशंस के अंदर कंडेंस हो जाते हैं, पेरीफ्री की तरफ अरेंज हो जाते हैं, इसको मैनचेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मैनचेट बोलेंगे। तो ये पार्ट हो गया मिडल पीस। अब अपन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ टेल, स्पर्म की टेल का फॉर्मेशन। स्पर्म की जो टेल का फॉर्मेशन है उसमें इन्वॉल्व होता है सेंट्रोसोम। फॉर्मेशन ऑफ टेल, ऑर्गेनल से इन्वॉल्व होने वाला सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ऐसा ऑर्गेनल्स होता है ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स। सेंट्रोसोम से ये मिलके बना है टू सेंट्रियोल से। टू सेंट्रियोल आर कंबाइंड टू फॉर्म द सेंट्रोसोम्स। ठीक है, अब ये जो सेंट्रियोल है ये है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। अब देखिए सेंट्रियोल क्या करती है, आपको बताऊं एक बार कि ये उसका कौन सा रीजन था, हेड रीजन था स्पर्मेटिड का, जो ओवेल शेप हो गया था, न्यूक्लियस था, हेड रीजन है।
हाइड्रोजन पे कैप लाइक फॉर्म में, इसको एक्रोसोम बोलते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा हो गया है, ओवेल शेप न्यूक्लियस हो गया है। ये न्यूक्लियस बना देते हैं अपन ओवेल शेप, ये लीजिए ये ओवेल शेप न्यूक्लियस हो चुका है। और न्यूक्लियस के सराउंडेड ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और न्यूक्लियस के सराउंडेड क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ये आपको पता है। उसमें से कौन सा ऑर्गेनल्स यूज में लेंगे, सेंट्रोसोम वाला ऑर्गेनल्स यूज में लेंगे। सेंट्रोसोम है, इसमें 2 सेंट्रियोल्स होती है। अब देखिए ये सेंट्रियोल्स क्या करती है, जो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के पोस्टीरियर चली जाती है। ये न्यूक्लियस है, जैसे ये न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के यहाँ प्रेजेंट है। दोनों जो सेंट्रियोल होगी, ये देखिए मैं यहाँ बना दूं सेंट्रियोल, कि जो 2 सेंट्रियोल है ये एक दूसरे के राइट एंगल पे होती है। ये लीजिए ये सेंट्रियोल है, क्या बना दी मैंने, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये जो दोनों जो सेंट्रियोल होगी ना, ये दोनों सेंट्रियोल कहाँ जाएगी, न्यूक्लियस के पोस्टीरियर। तो यहाँ देखिए ये न्यूक्लियस का एंटीरियर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, पोस्टीरियर आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं पोस्टीरियर पार्ट को बनाती हूँ। इसका जो पोस्टीरियर जो पार्ट होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे 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 होता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पार्ट में पीछे की तरफ एक डेप्रेशन है। पोस्टीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एक डेप्रेशन प्रेजेंट होता है। ये लीजिए हो गया डेप्रेशन। तो ये तो इसके आगे वाला हिस्सा, ये इसका कौन सा पीछे वाला हिस्सा है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अब इसमें जो दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होती है, ये कहाँ चली जाती है, न्यूक्लियस के पोस्टीरियर में चली जाती है। अब न्यूक्लियस जैसे ये देखिए, अब ये आपके आगे का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा, जो आपको बोर्ड की तरफ जो जा रहा है पीछे का हिस्सा है। तो यहाँ दोनों सेंट्रियोल है, ये दोनों जो सेंट्रियोल यहाँ से निकल करके कहाँ जाती है, पीछे आ जाती है। और पीछे क्या प्रेजेंट है, डेप्रेशन प्रेजेंट है। डेप्रेशन समझ लिए ना आप लोग, ठीक है। पीछे क्या प्रेजेंट होगा, ऐसे अगर अपन ऐसे किसी चीज को दबाते हैं तो बीच में से एक खड्डा हो जाता है। तो ये मान लीजिए एक खड्डा है बीच के अंदर, तो उस खड्डे के अंदर एक सेंट्रियोल जाकर के अरेंज हो जाती है। एक सेंट्रियोल कहाँ चली जाती है, यानी न्यूक्लियस के पीछे क्या है, डेप्रेशन। उस डेप्रेशन के अंदर एक सेंट्रियोल अरेंज हो गई। डेप्रेशन में जो सेंट्रियोल अरेंज होगी, यानी कि न्यूक्लियस के पीछे कहाँ चली गई, डेप्रेशन में चली गई, उस सेंट्रियोल को बोलेंगे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। क्या नाम हो गया उसका, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हो गया। अब जस्ट जैसे देखिए, एक मिनट में यहाँ वापस से न्यूक्लियस ही बना देती हूँ। डेप्रेशन फॉर्म में बना रही हूँ मैं न्यूक्लियस। ये जैसे इसका पोस्टीरियर रीजन है, यहाँ पर कोई डेप्रेशन आ गया, ठीक है। और ये लीजिए ऐसे, अब ठीक है। अब एक न्यूक्लियस यानी पोस्टीरियर पोर्शन है इसका, पोस्टीरियर ऑफ न्यूक्लियस क्या है, पोस्टीरियर ऑफ न्यूक्लियस है। तो यहाँ एक क्या आ गई, डेप्रेशन, एक सेंट्रियोल तो यहाँ आ गई डेप्रेशन में, खड्डे में आ गई ना एक सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल डेप्रेशन में आई है उस सेंट्रियोल का नाम क्या दे देंगे, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या नाम दे दिया, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल दे दिया। और जो सेंट्रियोल कहाँ है, इस ये जो सेंट्रियोल के बिल्कुल लॉन्जिट्यूडनल में नीचे की तरफ आ गई, लॉन्जिट्यूडनल में बिल्कुल लोअर डायरेक्शन में आ जाती, इसकी लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट है। तो लॉन्जिट्यूडनली अपन किसको बोलते हैं, इस फॉर्म को लॉन्जिट्यूडनली बोलते हैं। तो ये लीजिए ये यहाँ आ गई एक सेंट्रियोल, इसका नाम क्या हो गया, डिस्टल सेंट्रियोल। क्या नाम हो जाता है, डिस्टल। ये मैं पीछे की बात कर रही हूँ, ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल जो सेंट्रियोल है ये आगे जाकर के फॉर्मेशन करते हैं एक्सियल फिलामेंट का। डिस्टल सेंट्रियोल क्या बनाएंगे, एक्सियल फिलामेंट। क्या बनाएंगे,
एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए जो डिस्टल जो सेंट्रियोल होगी वो किसका फॉर्मेशन करती है, आपको बता दिया लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट होती है, एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जो एक बेसल ग्रेन्यूल्स एक्सियल फिलामेंट की एक बेसल ग्रेन्यूल्स है, ये क्या होती है, बेसल ग्रेन्यूल। ठीक है, बना दी इसको, बेसल ग्रेन्यूल्स का नाम दे दिया इसको। अब उसके बाद में क्या होगा, जो एक्सियल फिलामेंट है यही किसका फॉर्मेशन करते हैं, टेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो टेल का फॉर्मेशन कौन करता है, एक्सियल फिलामेंट ऑफ डिस्टल सेंट्रियोल। ये बात ध्यान में रहोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। टेल का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, एक्सियल फिलामेंट ऑफ डिस्टल सेंट्रियोल करती है। अब देखिए जो एक्सियल फिलामेंट एक्चुअली में है क्या, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो एक्सियल फिलामेंट खुद क्या होते हैं वो आप देख लीजिए कि एक्सियल जो फिलामेंट है जो टेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म की एक थिन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है। थिन साइटोप्लाज्म क्या है, ये थिन साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा लेमा की एक थिन लेयर है। तो थिन साइटोप्लाज्म या बहुत ही थिन साइटोप्लाज्म है, थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो उसकी जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये देखिए ऐसे ऐसे है ना, ये साइटोप्लाज्म है, बिल्कुल थिन लेयर चल रही है साइटोप्लाज्म की, और इसके चारों तरफ क्या आ जाए, प्लाज्मा लेमा, ये आ गई प्लाज्मा लेमा। ठीक है, तो प्लाज्मा लेमा भी आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के टाइप की जैसी है प्लाज्मा लेमा। अब इस फॉर्म का क्या नाम हो जाता है, एक्सियल फिलामेंट हो जाता है। और एक्सियल फिलामेंट यही किसकी फॉर्म होती है, टेल की फॉर्म होती है। लेकिन कुछ जैसे हायर एनिमल्स, ये तो सिंपल फॉर्म की बात है कि सिंपल में एक्सियल फिलामेंट, कुछ हायर एनिमल्स जैसे मैमल्स वगैरह होते हैं तो उसमें कुछ और अदर फिलामेंट्स भी आकर के अरेंज हो जाते हैं और इसकी टेल की स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। इतनी किसी के प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया, टेल का फॉर्मेशन। तो कितना इजी सा है, बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में। अब आपको एक साथ में कंप्लीट करके बताऊं। देखिए क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है उसमें दो सेंट्रोसोम, उसमें दो सेंट्रियोल है। दोनों जो सेंट्रियोल होगी वो न्यूक्लियस के पीछे, एक सेंट्रियोल जो न्यूक्लियस के पीछे डेप्रेशन में जाएगी, पिट, आप गड्ढा भी बोल सकते हैं, पिट में जाएगी, उस पिट वाली को बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं। जो सेंट्रियोल प्रोक्सिमल सेंट्रियोल में स्पर्म के लॉन्जिट्यूडनली अरेंज होगी उसको डिस्टल सेंट्रियोल बोलेंगे। डिस्टल जो सेंट्रियोल्स है वो उसमें एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं। तो डिस्टल सेंट्रियोल की एक्सियल फिलामेंट खुद क्या है, थिन मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा लेमा। थिन मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा लेमा एक सिंपल फॉर्म में होती है। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी, टेल का फॉर्मेशन होगा। इतनी सी बात है। टेल का क्या काम होता है, ये मूवेबल करती है। स्पर्म जो होगा, स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम किसका होता है, टेल का होता है। अब देखिएगा, अब अपन आगे और इतनी क्लियर हो गया आप लोगों के। अब मैं थोड़ा सा पूरा डायग्राम बना देती हूँ क्योंकि स्पर्म की स्ट्रक्चर तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर ही स्टडी करेंगे। यहाँ पे तो केवल इतना ही देख रहे हैं अपन। तो देखिए जैसे अपन बात करते हैं, एक तो होता है इसमें हेड पार्ट होता है जिसमें कैप लाइक फॉर्म होती है हेड वाले रीजन के अंदर। ये इसकी मैंने बना दी कैप लाइक फॉर्म। जो कैप लाइक फॉर्म होती है उसको अपन एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्रोसोम बोला जाता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ओवेल शेप होता है, ये साइटोप्लाज्म वाला होता है। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिबन लाइक फॉर्म बना लेता है एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ। किसके चारों तरफ, एक्सियल फिलामेंट रिबन लाइक बना लेता है और स्फेरिकल फॉर्म में ये अरेंज्ड हो जाता है, जिसको इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, नेरेनबर्ग बोलते हैं। इनको मैनचेट भी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, किसका फॉर्मेशन हो रहा है,
टेल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कौन करती है, सेंट्रोसोम करती है। अब रिमेनिंग जो भी साइटोप्लाज्म होगा, रिमेनिंग ऑर्गेनल्स होंगे, वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, जिससे इसका वेट क्या हो जाए, वेट कम हो जाए। और इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। इसका वेट कम है, माइक्रोस्कोपिक है, मूवेबल पॉइंट है। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड, जिसमें क्या बन गया, स्पर्म। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो चुका है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। तो आपके ये क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ तक। स्पर्म जो, इसको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, ध्यान में रखना, स्पर्म को ही क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। ये लीजिए। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जब ना जो डिस्टल सेंट्रियोल थी, है ना, जो डिस्टल सेंट्रियोल थी वो तो किसका फॉर्मेशन कर चुकी है, वो तो टेल का फॉर्मेशन करती है, लेकिन प्रोक्सिमल का क्या हुआ, उसका क्या फ्यूचर्स था। तो प्रोक्सिमल की स्टडी भी अपन करेंगे। वो क्या करती है, जब अपन डिवीजन स्टार्ट करेंगे, सेल डिवीजन से रिलेटेड कोई पॉइंट आएगा हमारे पास में, तो वहां अपन इसकी बात करेंगे। ये क्या बनाती है, स्पिंडल फाइबर्स बनाती है। आपको याद होगा 11th क्लास के अंदर हम लोग जब सेल डिवीजन की स्टडी कर रहे थे, तो ये जैसे ये जो क्रोमोसोम्स थे, है ना, ऐसे क्या थे, क्रोमोसोम्स थे। और यहाँ पर मैं बता रही थी सेंट्रियोल, तो ये सेंट्रियोल वही है। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो डिस्टल थी उसने तो टेल बना दिया, लेकिन क्या बची थी, प्रोक्सिमल है। वो प्रोक्सिमल क्या बना देती है, ऐसे स्पिंडल फाइबर बना देती है। ये रही स्पिंडल फाइबर, ये क्या बना देती है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है। तो आज की क्लास थी डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड, जिसको अपने 2 क्लास में कंप्लीट किया है। एक वाली क्लास में अपन ने जो न्यूक्लियस था उसकी शेप को चेंज किया था, उसका वेट कम किया था, साथ में एक्रोसोम का फॉर्मेशन किया था। किसका फॉर्मेशन किया था, एक्रोसोम का। आज वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने टेल का फॉर्मेशन किया है और नेक रीजन का मिडल पार्ट का फॉर्मेशन किया है। मिडल पार्ट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पॉन्सिबल है, टेल के लिए सेंट्रोसोम रेस्पॉन्सिबल है, और एक्रोसोम के लिए गोल्जी बॉडी रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर है इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए तो क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। फिर आज का क्वेश्चन है आपका, विच फॉर्म ऑफ which form of centrosome involve in the formation of tail region, इसका आंसर आपको सेंड करना है।